फैक्टर बहुत ज्यादा है, जो अपने साथ एक बहुत बड़ा हमेशा एक सरप्राइज पैकेज लेकर आते हैं। जब वो बोलते हैं तो बहुत शानदार बोलते हैं, और जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं अभी अलग अलग स्टेट्स में, उससे लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बड़ा मेजर डेंट करेंगे और अपनी पार्टी को तो मजबूत कर ही रहे हैं। अभी इनके अलायंस बनने शुरू हुए हैं यूपी में। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की जिसको बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तालियों से हम स्वागत करना चाहेंगे ओवैसी साहब का। स्वागत है सर, आप आइए। और मेरे सभी सहयोगी यहां पर आ जाएं। दिनेश, गौरव, सुमेरा, आइए प्लीज। तो जैसा अभी आपने सुना, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनका नाम क्या है। उसके बाद किसी परिचय की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो बाकी सब सिर्फ सुनने का काम करते हैं। कई बार लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि असद ओवैसी जब बोलते हैं तो कई बार आंखें बंद क्यों रहती हैं उनकी, आंखें बंद करके क्यों बोलते हैं वो? क्या आंखें खोलकर बोलते हुए उनको कुछ बातें समझ में आता है कि नहीं बोल पाएंगे इसलिए है, या इतना तल्लीन हो जाते हैं बोलते हुए कि आंखें बंद हो जाती हैं? अब जब आंखें बंद करके वो इतना असर हो रहा है तो खोल के बोले तो और असर होगा, तो खोल लेंगे अभी। यहाँ कितनी आंखें खोल पाए हैं आप वोटर्स की? नहीं, आंखों के साथ दिल भी खोल दिए हैं, और सोच में भी एक पैदा हो चुकी है कि अब हिस्सेदारी की लड़ाई है, और हिस्सेदारी की लड़ाई में लोग इस बात को समझ चुके हैं कि माजी में जो पिछले चुनाव में जो होता था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था और सिर्फ वोट लेने के बाद उनको भुला दिया जाता था, तो अब के बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ आके आपको समझ में आया होगा, माजी जब कह रहे हैं असद ओवैसी तो पास्ट जो गुजरा हुआ वक्त है उसके लिए माजी कहा जाता है उर्दू में। लेकिन यहाँ आके इनको समझ में आया होगा कि यहाँ माझी भी है, केवट भी है, मल्लाह भी है, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं इसके आसपास जो यहाँ के लोगों को माजी के बहुत सारे मतलब आपको समझाने पड़ते होंगे। यहाँ आके कुछ पेचीदगियां आपको अलग समझ में आई। कहते हैं असद ओवैसी वो नहीं रह गए जो पहले थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ओरिजिनल फॉर्म में हूँ और वैसा ही रहूंगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओवैसी साहब, जब दिनेश ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव हुआ है, तो कुछ बदलाव इस वजह से भी महसूस होता है कि आपका गठबंधन हुआ और उसके बाद आपने अपना एजेंडा सामने रखा, और उस एजेंडे में जो मुख्य बातें आपने सामने रखी उसमें आपने कहा पुरानी पेंशन बहाली होगी, जातीय जनगणना होगी, एक समान शिक्षा, ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा। ये तमाम मुद्दे आपने रखे हैं, ये प्रमुख मुद्दे हैं आपके। इसमें वो तमाम मुद्दे तो हमें नहीं दिखाई देते जिन मुद्दों को आप उठाते हैं और जिन मुद्दों के बारे में आप कहते हैं कि वहाँ नाइंसाफी हुई है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है और उनको अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, और उनके जो मुद्दे हैं वो इसमें नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या ये बदलाव मजबूरी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुद्दे उसमें शामिल हैं, शायद आपको पूरी लिस्ट नहीं दी गई, मैं आपको पहुंचा दूंगा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, वामन मिश्रा साहब हैं, और दीगर पिछड़ा समाज के कई पार्टी, छोटी पार्टियां उसमें शामिल हैं, जिसमें हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा साहब इसके मुख्यमंत्री होंगे, और दूसरे 2.5 साल में एक दलित समाज से जो पार्टी होगी वो तय करेगी। तो इसमें कई मुद्दे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए बहुत सी बातें उसमें हमने चार्टर ऑफ जो लिस्ट बनाई है उसमें है, शामिल हैं। कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जो मुसलमानों से जुड़े हैं? जिसमें मुसलमानों से जुड़े ये है कि स्कॉलरशिप का मसला है स्टूडेंट्स को, जिसकी बिना पर आप देखते हैं कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में है। उसमें यह भी मसला है कि मदरसा टीचर्स का जो 40% शेयर है स्टेट गवर्नमेंट का, जो योगी सरकार नहीं दे रही है, उसको भी उसमें रखा गया है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी उसमें जिक्र है, और स्कूल्स खोलने का भी उसमें जिक्र है। तो बहुत सी चीजें उसमें शामिल हैं और उसमें रहेंगी इंशाल्लाह। आपने बताया कि आपने एक फॉर्मूला भी दिया है जिसका आपने अभी जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री होंगे 2.5 साल के लिए, एक ओबीसी समाज से आएंगे, एक दलित समाज से आएंगे, उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी आपने दिया है।
आप लेकिन जब अब तक बात करते आए हैं तो आप ये कहते आए हैं कि वोट लिया लेकिन उनको सत्ता में हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं दी, तो आप भी तो नहीं दे रहे सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी। देखिए, मुख्यमंत्री मुसलमान क्यों नहीं होगा? एक आज चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, ये नहीं कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे जिसमें एक मुस्लिम समाज का भी डिप्टी सीएम होगा। तो ये बात हम तो खुल के कह रहे हैं। दूसरी पार्टी तो डरती हैं लफ्ज नाम मुसलमान लेने से, ये तीनों पार्टी डरती हैं और खास तौर से समाजवादी पार्टी ये तो नाम लेने से डर रहे हैं। और जितने एक सिस्टमैटिक तरीके से जिस तरीके से इन्होंने अभी तक टिकट दिया है, आप देख लें कि वो तो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने चाहते हैं अपनी पार्टी से, मगर मुस्लिम लीडरशिप इमर्ज हो रही है और इमर्ज होकर रहेगी। एमआईएम पार्टी उसका पूरा सपोर्ट कर रही है, मगर समाजवादी अपने ही पार्टी में ये एक अखबार में न्यूज छपी कि उनके इतने बड़े खद्दावर नेता मोहतरम आजम खान साहब है, उन्होंने जो 11 नाम दिए उन सबको रिजेक्ट कर दिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने। जब एक फाउंडर है समाजवादी पार्टी तो चुनाव लड़ा रहे, उनके बेटे को और उनको दोनों नहीं, जो उन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें से 11 नामों को रिजेक्ट कर दिया गया है। पर समाजवादी पार्टी के घर में क्या चल रहा है? लिस्ट दी और उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये आपको ये मीडिया में कैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन है, तो मीडिया में आया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में, कई अखबारात में न्यूज छपी। और हम जानते हैं कि लोगों से मिले भी हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, मगर ये तो हो रहा है। अच्छा, लेकिन आपने वापस मुख्यमंत्री के सवाल पर जवाब नहीं दिया कि क्या मुसलमान इतनी आबादी नहीं है उनकी कि एक मुख्यमंत्री उनका भी हो सकता है 2.5 साल के लिए? यकीनन होगा, मगर अब जब हमारा जो समीकरण हमने जो अलायंस किया है उसमें बात तय की है कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस अलायंस के पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री होंगे और 5 साल एक डिप्टी सीएम मुसलमान होगा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस को बोलो तुम ये कर सकते नहीं कर सकते, अनाउंस करो। नहीं करेंगे क्योंकि इनको ये डर है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमको दूसरे हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। हम ये तो नहीं कह रहे ना, हम तो अल्फाज चाप कर नहीं कह रहे, हम तो साफ कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से नवाजेगी तो ये हमारे वो जो कह रही है उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। आपने हमेशा ये कहा कि मुसलमान ने दरी बिछाने का काम किया है। सुनिए, मैं आज भी आपको नहीं, मैं समझ गया हूं। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है और हिस्सेदारी की लड़ाई जारी रहेगी। और हिस्सेदारी की लड़ाई में डिप्टी सीएम भी है, जिसका पहले जिक्र हमारी पार्टी से हमारे आसिम वकार साहब ने मीडिया में किया, पार्टी की इजाजत से किया था। तो और सुनिए, और उसमें जो दूसरी चीज है अपलिफ्टमेंट की, लीडरशिप जब क्रिएट होगी, जो लीडरशिप अब क्या समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में, कांग्रेस में अगर जो मुस्लिम नेता है उनसे पूछ लीजिए बुलाकर, आप किस पार्टी के थे कि आप खैरात में, बिल्कुल है, खैरात में बनाता है आपको मुख्यमंत्री, बिल्कुल है। तो इस बार आपको कम से कम जो काउंटर था वो करना चाहिए था ना। अभी लगभग वही कर रहे हैं जो वो ना अभी वो तो हम वो काम कर रहे हैं जो कभी करेंगे भी नहीं, वो कभी सोचेंगे भी नहीं। आप देख लीजिए कि मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, एक कांग्रेस के नेता थे, वो समाजवादी में गए, घर जाकर फोटो लिया, उनका वीडियो आपने टीवी चैनल पर चलाया। क्या किया उनसे? आपके कई इन लोगों को आप घर बुलाकर अपने साथ खड़ा करके उनको बेइज्जत करते हैं, और आप बात करेंगे सामाजिक न्याय की। नहीं ओवैसी साहब, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप पर हमेशा आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। आज ये सवाल नहीं पूछेंगे, आज इस सवाल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी बड़ी विपक्षी पार्टी, आप समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, आपको उस विपक्ष में वो चंक देने को तैयार नहीं है? आप बंगाल गए, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की खबरें आई, गठबंधन नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाह रहे थे, नहीं हुआ। भागीदारी मोर्चा बनाया, उसमें से ओपी राजभर निकल कर चले गए समाजवादी पार्टी के साथ, अब आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में। तो कोई भी विपक्षी पार्टी, क्योंकि कमोबेश आप भी विरोध कर रहे हैं बीजेपी की पॉलिसीज का, आप विरोध कर रहे हैं मौजूदा सरकार का, लेकिन विपक्ष आपको उस विपक्ष वाले चंक में हिस्सा क्यों नहीं दे रहा है, या विपक्षी बड़ी पार्टियां आपके साथ क्यों नहीं आ रही? क्या कोई क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस गुलामी के समीकरण में शामिल नहीं हूं। मैं गुलामी के समीकरण में शामिल नहीं हूं, मैं आजाद हूं। और जहां तक बंगाल का सवाल है, कभी भी नहीं। मैंने साफ तौर पर इस चुनाव में भी हमसे सवाल किया गया था मीडिया के जरिए, हमने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हम अलायंस करेंगे। लोग कहते क्यों नहीं करते?
और मैं चाह रहा था समाजवादी पार्टी से, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपसे? नहीं, आपने कहा कि ना, अखिलेश जी के साथ गठबंधन ना, हो जाए तो अच्छा बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कभी आप ऑन रिकॉर्ड मैंने इस बात को नहीं कही। जहां तक भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो महाशय का आप नाम लिए, वो खुद कन्वीनर थे, वो चले गए, तो अब मैं क्या करूं? जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा भी थे, जन अधिकार पार्टी के, जिसमें आज जितने पार्टियां, लेकिन विपक्षी पार्टी नहीं, आपको साथ सुनिए क्यों नहीं सुनिए, लाती? कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। हर पार्टी अपना अपना फैसला करने के लिए तैयार है, और जब 10 मार्च को नतीजा आ जाएगा, सामने नतीजा दिख जाएगा सबको। उसमें क्या बात है? उसमें कोई बात नहीं है। वो नहीं करना चाह रहे, मत करिए। हमको क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? हम अपना रास्ता तय करेंगे, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचेंगे, और मुझे यकीन है कि अक्लमंद को मंजिल नहीं मिलती, दीवानगी की हद तक जब कोई आदमी अपने मिशन पर निकलता है तो उसको अपनी मंजिल मिलती है। अब ये लोग तो ख्वाब में ही मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा हुआ ना कि हमारा उनका साथ नहीं, वरना वो तो ख्वाब में देख लेते हमको भी। आप ये बताइए ओवैसी साहब, आपने जब जिक्र किया हिस्सेदारी का, तो मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा एलैबोरेशन आप इस पे कर दें। आप क्या हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? किसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? हिस्सेदारी, देखिए, संविधान में जब इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, तो इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। जब संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का प्रियम्बल में जिक्र किया गया, तो वो तो हर समाज के लिए किया गया है। हम ये बता रहे हैं कि जो पैरामीटर्स डेवलपमेंट के, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड मुसलमान है। अगर आप देखेंगे कि इसके पास जमीन 2 एकड़ से सबसे ज्यादा कम है, मुसलमान है। अगर आप ये देखेंगे कि सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, वो मुसलमान है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो पलायन होता है उत्तर प्रदेश से, 51% मुस्लिम्स का पलायन होता है। और सबसे ज्यादा जो पैसा आता है, जो लोग बाहर जाते हैं इस प्रदेश को छोड़कर या देश को छोड़कर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के, सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो पॉलिटिकल हिस्सेदारी जरूरी है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि डेवलपमेंट और इंसाफ के लिए ताले की चाबी वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यही हमारी लड़ाई है कि जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मुसलमानों को, सही मानों में उनकी लीडरशिप बनेगी, ये हिस्सेदारी उनको मिलेगी। वरना तो सिर्फ वही दरी बिछाओ, वही फोटो में मत आओ, और किसी दूर बैठ जाओ, और तुम सामने मत बैठो, वरना तुम्हारा सामने हमारे साथ बैठोगे तो कोई कहेगा कि भैया देखो, उनको न बुरा लगेगा। तो यही चीजें हैं, ये पूरे डेटा हमारे सामने है कि आपने क्या करके रख दिया। मुजफ्फरनगर का राइट जब हुआ, एक एग्जाम्पल दोनों समझाने के लिए, उस वक्त 69 मुस्लिम एमएलएस थे। 50,000 आजादी के बाद मुसलमान बेघर हो गए। आज भी उन जगहों पर, उन जमीन पर, उन मस्जिद पर नहीं जा सकते। और आप मुजफ्फरनगर में जो बड़ी पार्टी बनी है, दावा कर रहे हैं, एक मुसलमान टिकट नहीं देते। क्यों नहीं देना चाहते आप? इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आप बीजेपी से कंपीट कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आपकी जो पोजीशनिंग है चुनावों में, आपकी अलायंस की जो पोजीशनिंग है, उस पोजीशनिंग से आप ये हिस्सेदारी वाली बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं? इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। वो सोच ये है, अगर हम 2017 के चुनावों की बात करें, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप कई ऐसी सीट्स थी जहां पर आपके कैंडिडेट्स जब खड़े हुए तो बीजेपी को फायदा हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टांडा की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी 1725 वोट से जीती, आपके कैंडिडेट को करीब कितने सीट लड़े हम? 2000। आपने पिछले चुनाव में कितने सीट लड़े? 38 कितने? 38 और पूरे कितने सीट हैं असेंबली की उत्तर प्रदेश में? 403। चलिए 38, बाकी का क्या हुआ? नहीं, मैं आपसे अरे ये हर चीज हमारे गोद में डाल दे रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं। तो ये मैं आपसे देखिए, एक मिनट, अब आप शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे मेरा आपसे ये कहना है कि जिन सीटों इस बार तो आप 100 पे लड़े, एक मिनट, एक मिनट, टांडा में 38 पे लड़े, तब आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। टांडा में 100 पे लड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने विधानसभा जिक्र किया, बीएसपी ने कितने वोट लिए, कांग्रेस ने कितने वोट लिए? अरे फिर आकर हम ही मिल जाते हैं क्या? देखिए, ये चुनाव क्यों देखिए, एनालिसिस को कोई भी कैसे ट्विस्ट कर सकता है। सुनिए, चुनाव क्यों लड़ा जाता है? किसी को हराने के लिए, या किसी को जिताने के लिए, खुद क्यों जिताने के लिए? हम लड़ेंगे तो यकीनन कोई हारेगा। देखिए, तो अब ये कौन सी बात हुई? देखिए, अगर ऐसा बात होगी तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको और लेमेन्स लैंग्वेज समझा रहा हूं। भाई, हेमंत साहब TV9 क्यों शुरू करे? टीआरपी दूसरों की कम हो गई है? ये कोई बात है? कंपटीशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन होगा
तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आप सीरियस है ना भाई, जब टीवी में कंपटीशन हो सकता है तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हो सकता? मुझे एक बात और नुकसान फायदा ये देखिए, ये क्या कोई साहूकार की दुकान है भाई? हर चीज में कंपटीशन होना चाहिए। आपका ये कि ये लोग यही तो समझ रहे हैं ना कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं सुनिए, ये मैं आपको खत्म कर रहा हूँ। ओवैसी साहब शायद उनको मैं खत्म कर रहा हूँ, उनको बात शायद आप आसानी से समझा दें। अगर उन्हें ये बता दें कि आपका मकसद क्या है, भारतीय जनता पार्टी को हराना या उसे जिताना? मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना हो तो शुरू दिन से रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी राजनीति है उससे वो जीतेगी। नहीं हेमंत साहब, ये मकसद जनसंघ से यही मकसद रहा है, ये मकसद जनसंघ से रहा है। ये मकसद और पुख्ता उस वक्त हुआ जब हम 14 साल के थे, हमारे घर के सामने आकर नारे लगाते थे कि मुसलमान खबरस्तान या शमशान। उस वक्त से हम देख रहे हैं। मगर इसका यह मतलब तो नहीं निकलेगा ना कि मैं दरी बिछाऊंगा, मैं इनके पैरों के पास पड़ा रहूंगा, गुलामी इनकी करूंगा और ये डरा डरा कर हमसे वोट हासिल करेंगे और मुझे इंसाफ नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक बात सुनिए, मुस्लिम वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। डेटा कहता है कि बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी को ओबीसी, दलित ये वोट ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा, मेरी वजह से अगर बीजेपी जीत रही है मुसलमानों की वजह से, तो 2014 और 2019 में बीजेपी को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिला। एक बात, ये एम्पिरिकल डेटा है। अब इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। इस पर सवाल इसलिए नहीं होता कि आप जितनी देर से अभी बात कर रहे हैं 20-25 मिनट से, आप लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कब बात किया? आप पूछ लीजिए, हम बोल रहे हैं आपको। आप नहीं पूछे तो हम क्या करेंगे? नहीं तो इस सवाल को और बड़ा कर देते हैं ना ओवैसी साहब। लेकिन जो नहीं, बारी बारी से पूछिए, मैं बैठा हूं आप चारों के दरमियान में, आराम से पूछिए, कहीं नहीं जाने वाला हूं। आपने कहा मुसलमान वोट की वजह से नहीं जीत रही है, ओबीसी वोट मिल रहा है, दलित वोट मिल रहा है। अब तो आपने गठबंधन कर लिया, ओबीसी, दलित, मुसलमान, यही तो है आपका गठबंधन। तो ये सारे वोट भी तो आपको मिल रहे हैं। आप यही तो हम कह रहे हैं, ये सामाजिक न्याय है, ये सामाजिक न्याय है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये रेनबो कोएलिशन है। जब कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा साहब बाबूजी हमारे साथ हैं, वामन मिश्राम साहब साथ हैं, ये सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। नहीं तो तब ये अब ये सुनिए, अब आप देखिए कि बीएसपी और सपा मिलकर 2019 का चुनाव लड़े। मैथमेटिक्स के ऊपर तो जीत जाना चाहिए था, मगर क्या हुआ, नहीं जीत पाए। 14 में हम नहीं थे, आप अखिलेश हार गए। अखिलेश के लीडरशिप में 3 चुनाव सपा हार चुकी है। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कोई और है? कौन है? देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पहली यह है कि आप हर अपने मुखालिफ जो पार्टी के कैंडिडेट है उसकी इज्जत करें, उनसे आपका मुकाबला है। नहीं तो कौन चुनौती है आपके लिए? हर विधानसभा में किसी पार्टी का एक उम्मीदवार स्ट्रांग होता है तो आपका मुकाबला उनसे होता है। और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। घुमंड के एतबार से, गुरूर के एतबार से, मनमानी करने के एतबार से, इंडिविजुअल अपने डिसीजंस लेने के एतबार से, कोई इन दोनों में फर्क नहीं है। आपने अभी तक जितनी बार भी बोला, अखिलेश जी के लिए बोला, योगी जी के लिए बोला, बीएसपी को लेकर आपने कभी कुछ नहीं बोला। और आप पूछिए ना, आपको मैं बैठा हूं, आप पूछे तो बोलेंगे। बीएसपी को लेकर जो हमारी आपसे आखिरी बार बातचीत हुई थी उसमें भी आपने कहा था कि वो एक ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन आपके साथ क्यों नहीं हो पाया, क्यों मटेरियलाइज नहीं हो पाया, उसके पीछे की क्या वजह? देखिए, आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, हमारे पार्टी अध्यक्ष शौकत साहब से राज्यसभा के एक बीएसपी के एमपी ने 4 मर्तबा मुलाकात की लखनऊ में, 4 मर्तबा की। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। राजी हो गए थे, फिर उसके बाद अचानक वो अपना फैसला बदल लिए। तो ठीक है, वो उनका फैसला है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए, हम पर ये भी तो इल्जाम लगता है कि आप अलायंस नहीं करना चाहते। अरे हम तो बातचीत किए, अब आप नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं? आप क्या वजह है, आपको क्या लगता है? नहीं, क्यों आपसे अलायंस करने में झिझक है? देखिए, किसी को भी फॉर दैट मैटर। बिहार में तो बीएसपी हमारे साथ थी। यूपी में क्या हुआ? नहीं, बिहार में कुशवाहा साहब के साथ हम अलायंस में थे और हम 5 सीट जीते, अलायंस में थे, वहां पर बीएसपी भी उसमें शामिल थी।
अब उत्तर प्रदेश का मैं देखिए, कोई अगर पार्टी अपना फैसला लेती है तो उनसे पूछना चाहिए, मैं कैसा बोलूंगा उनकी तरफ से। उत्तर प्रदेश में आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपको पॉलिटिकली आपको सीरियस कैंडिडेट नहीं मानते हैं, या आपको खतरा मानते हैं? नहीं, अब तो मान चुके हैं कि खतरा है और इंशाअल्लाह ताला ये जीत में तब्दील होगा। अब पहले के इनको ये बात समझ चुके हैं कि 2017 की एमआईएम पार्टी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में बड़ी मेहनत हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स ने, लीडर्स ने मेहनत की है, एक बहुत मुकाम पैदा किया है। हम लोग जिला परिषद के चुनाव में भी हमारे 19-20 लोग जीते हैं, कई मुकामात पर दूसरे नंबर पर आए हैं। तो यकीनन अब इनको लग रहा है तकलीफ हो रही है, इसीलिए तो चीख पुकार कर रहे हैं। अच्छा ओवैसी साहब, एक सवाल सामने से। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, या आपके सवाल का जवाब भी हो सकता है कि एक तो सीधे सवाल का ओवैसी साहब टेढ़ा जवाब देते हैं, वो सीधी बात नहीं कहना चाह रहे हैं, बार बार उसको पूछा जा रहा है। आपने वो जो सवाल किया उसमें भी वही बात निहित है। ये सीधी बात ये है जो लोगों की समझ में आ रही है, जो आंख खोल के वोटर आपको देख रहा है, मैं तो एक वोटर ही हूँ, कि आप जिनको मुसलमानों का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है जिस पार्टी को, उसके आप सबसे बड़े आलोचक हैं और आप उसी का वोट काट रहे हैं। तो अगर कहीं पे उसको जीतने की संभावना भी है बीजेपी से, आप बीजेपी को हराना भी चाहते हैं, लेकिन जहां बीजेपी की हारने की संभावना है और समाजवादी पार्टी की जीतने की संभावना है, वहां आप समाजवादी पार्टी के वोट काट करके और उसको जितवा देते हैं। 10 तारीख इसका आप जवाब नहीं देते। 10 तारीख के दिन, और ये जनता समझ रही है। सुनिए, सत्ता सब समझ रही है। सुनिए जी, आप समाजवादी को वोट डालेंगे? ये मैं क्यों नहीं, बताऊं आपको? अरे ये तो बताना आपके बोलने से जाहिर हो रहा है। नहीं, मैं तो बताऊंगा आपके नहीं। बोलने से जाहिर हो रहा है ये कि तो आप मैं- समाजवादी को वोट डाल लेंगे। तो आपका बायस्ड ओपिनियन, आपका ओपिनियन बायस्ड है। आप देखिए, और आपने अपने बायसनेस से इनकी भी इंटेग्रिटी को मुतासिर कर दिया। सर वो एंकर नहीं है, वोटर है बस। अरे आप उनका नाम लेकर बोल दिया। अब आप अरे वोटर अब को- देखिए, अब आप वोटर को भी बायस कहेंगे। अब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं इसको। हाँ, करिए। देखिए 2019 में मैं लड़ा इलेक्शन यहां पर, जी बताइए। कौन जीता 19 में? आप तो बड़े अक्लमंद आदमी हैं, आपको समझ में हर चीज आ जाती है। 2019 में 75% मुसलमानों ने एसपी बीएसपी को वोट दिया। जी कितने जीते? 15। और अखिलेश के पास 5 में 3 मुसलमान, बीएसपी में 2 मुसलमान। अब बताइए बाकी सीट पर मोदी जी क्यों कामयाब हो गए? मेरी वजह से। मैं क्या आपके ख्वाब में आया था? क्या मेरे पास कोई शयातीन है जो उड़कर जाकर कहे कि भैया मत तोड़ दो, उनको दे दो? हम यही तो आपसे कह रहे हैं कि मुसलमान के वोट की वैल्यू उसी वक्त होगी जब आप अपनी इंडिपेंडेंट लीडरशिप को पैदा करेंगे, वरना दरी बिछाओ, वरना घर में जाओ और फोटो लो और भगा दिया जाता है। आप बताइए 4 मर्तबा के विधायक को मिलते नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डेटा भी ये बताता है कि जहां हमारे पास 7 एमएलए हैं तेलंगाना में, आपको मालूम सर 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में 6th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ रही हैं। यहां पर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट किसका है? मुस्लिम्स का है। ये मैं जिम्मेदार हूं। 3% ग्रेजुएट होते हैं। जिनको हमने वोट दिया उन्होंने मुजफ्फरनगर का फसाद दिया। और अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस का सैंक्शन नहीं दिया। कहां से पढ़ा हमने? कैरावान मैगजीन में। फिर भी हमदर्द हैं। जब यूएपीए का बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा था, जिस पर एक इंस्पेक्टर एनआईए का दिल्ली में बैठकर किसी यूपी के मुसलमान को टेररिस्ट घोषित कर सकता था, अखिलेश की सरकार पार्टी उसकी तायीद की। आप बताइए फिर कौन सी मोहब्बत है? माफ कीजिएगा, मेरी तो सीमाएं हैं प्रश्न नहीं, मैं आपको, मुझे ये कहा गया कि मैं प्रश्न पूछूं, भाषण न दूं, बिल्कुल लेकिन पूछिए। आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं हर- आपको हर दलाइल दे रहा चुनाव- हूं। अच्छा ठीक। मैं आपको दलाइल दे रहा ओवैसी साहब। हूं। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो आपको हजम हो नहीं पा रहा तो मैं है। नहीं जीत पाऊंगा। आपको मैं दलाइल दे रहा हूं जो आपको हजम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप समाजवादी के लफाजी वोटर मुझसे हैं हजम आप। नहीं, आपकी ओवैसी लफाजी साहब, नहीं हजम हो रही मुझसे। मैं आपसे एक परसेप्शन बेस्ड सवाल पूछ रहा हूं एंड आप यू आर फ्री टू करेक्ट मी। पहले परसेप्शन ये था कि जब ओवैसी साहब लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट कटता है। अब परसेप्शन ये बन रहा है कि ओवैसी साहब के साथ बाबू सिंह भी आ गए हैं। अब जो ओबीसी वोट जाने वाला था उस तरफ, वो भी कट रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, क्या ओबीसी वोट किसी का वो है? क्या गुलाम है? किसी का खैदी है क्या? इनमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं रखते क्या ये लोग? ये अजीब बात है। ये तो भाई आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी वोट जाएगा बराबर बाबू सिंह कुशवाहा के साथ। बड़ा लीडर है बाबू सिंह कुशवाहा। वामन मिश्राम बड़े लीडर हैं, उनका वोट भी आएगा।
बिन बिरादरी के हैं, जात वो कम्युनिटी के, वो भी आएगा। अरे भाई वोटर को तो यही तो जमहूरियत का मजा है, ये डेमोक्रेसी है, वरना तो फ्यूडलिज्म हो जाएगा कि नहीं मैं हूं, मैं बड़ा हूं और मेरी गुलामी करो। नहीं, लेकिन जिन अरे सर ये कंपटीशन जरूरी है, होगा कंपटीशन। कंपटीशन जरूरी है, लेकिन कंपटीशन में एक चीज जो अनडिनाइबल है वो है परसेप्शन और इमेज। क्या परसेप्शन? वही मैं अरे कहे का परसेप्शन? नहीं, ये आप नहीं, कोई परसेप्शन नहीं, ये बाबू सिंह कुशवाहा नहीं, कोई बाबू सिंह कुशवाहा के लिए कोई परसेप्शन हमारे नहीं है। मैं आपसे ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बाबू सिंह कुशवाहा ने हमारे सहयोगी से बातचीत में दिसंबर में कहा कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए मशहूर है कि उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी में। अब वही बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आप जा रहे हैं, क्या समझा जाए? अरे बाबू सिंह कुशवाहा साहब के ताल्लुक से ये बात आप कह रहे हैं तो हमारे साथ है वो। अब ऑन रिकॉर्ड कहा है नहीं कहा, मैं तो नहीं सुना हूं ये बात, मैं पूछ लूंगा। आप चेक कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। नहीं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी में, अखिलेश परिवार की बहू बीजेपी में। ओवैसी साहब सुनिए एक मिनट, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक मशीन है। उस बीजेपी में क्रिमिनल को मशीन में डाल दो, वो दूध का धुला निकलेगा। समाजवादी पार्टी में संघ परिवार का चला जाए, वो सेक्युलर हो जाएगा। ये मशीन है ना इनके पास, आने आईएसआई ट्रेडमार्क की मशीन इन दोनों के पास है। अच्छा ओवैसी साहब सुनिए, एक सवाल अब, क्योंकि अब वोट काटने से आगे की बात को लेते हैं। हाँ ठीक है, हमारा पूछिए। बाबू सिंह कुशवाहा रहेंगे साथ में ना चुनाव के बाद भी? बिल्कुल रहेंगे। मतलब ऐसा उन्होंने आपको पक्का आश्वासन दे मैडम दिया? देखिए, जो हमसे हाथ मिलाता है ना, हम उसका हाथ नहीं छोड़ते। वो छोड़ दे तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, हम तो बराबर उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। हम तो ठहरेंगे उनके साथ। हम तो चाहेंगे कि ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा 2024 तक जाए, पार्लियामेंट चुनाव, बल्कि उससे आगे भी जाए। क्यों ना जाए? जब हम उनको मुख्यमंत्री का अपना कैंडिडेट मान रहे हैं तो हम इंशाल्लाह पूरा साथ देंगे। चलिए ठीक है, फिर आपको शुभकामनाएं आपके भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के लिए। लेकिन ओवैसी साहब थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। हो गई आपके भागीदारी परिवर्तन मोर्चे की बात, अभी हम और करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कैराना से की है। कैराना का मुद्दा 2017 में बहुत रहा, 2019 में रहा, और एक बार फिर ऐसा लगता है कि 2022 में भी वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम और आप बात कर रहे हैं तो उनका मथुरा का भी कार्यक्रम है। आपको मालूम है कैसे डिप्टी सीएम का एक मथुरा को लेकर ट्वीट आया था। असदुद्दीन ओवैसी इस रणनीति को कैसे समझते हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश है? देश के होम मिनिस्टर हैं, लखीमपुर खीरी से शुरू करते पद यात्रा, कौन रोका उनको? हाथरस चले जाते, कौन रोका उनको? 2 जगह चले जाते, लखीमपुर खीरी चले जाते। मैं देश का गृह मंत्री हूं और मेरे बगल में मेरा जूनियर मंत्री है जिसकी गाड़ी से 4 किसानों की मौत हुई। मैं आया हूं आपको वोट मांगने के लिए, वोट दे दो बाबा। आप हाथरस चले जाते, उस घर पे चले जाते जहां पर उस बच्ची की अंतिम संस्कार में उसके घर के परिवार को ठहरने नहीं दिया गया। कौन रोका आपको? आप उन गंगा पर बहने वाली लाशों के घर पर चले जाते जिनको आपकी सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दिया और बोलते बाबा वोट दे दो हमको, हमने ऑक्सीजन नहीं दिया आपको। आप उन बच्चों के घर चले जाइए। सुनिए, प्रयागराज में कल जिन हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने उन बच्चों को मारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एनटीपीसी एग्जाम में, उनके पास चले जाते, उनके आंसू पोंछते। नहीं, आप तो उल्टा करेंगे, वो हम जानते हैं। नहीं, कैराना को लेकर ओवैसी साहब की क्या सोच है? वहां पर जो मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसका फर्क पड़ेगा? मुजफ्फरनगर कांड में यही मोदी योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने 77 केसेस, क्रिमिनल केसेस राइट के विड्रॉ किए। वो भी बोले अमित शाह, बोले सुप्रीम कोर्ट को बताया, आपने बताइए वो भी बात। एक और सवाल ओवैसी साहब, TV9 भारतवर्ष ने एक सर्वे किया मुस्लिम वोटर्स के बीच में, और हमने उनसे पूछा कि वो किसे इस बार वोट देना चाहते हैं। तो 80% लोगों का कहना है कि वो उस पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो, और इसके लिए उनको लगता है समाजवादी पार्टी एक मुफीद पार्टी है। और ओवैसी को केवल 7% मुसलमान मानते हैं कि वो बीजेपी को हरा पाएंगे, यानी 80% मुसलमान मानते हैं कि बीजेपी को हराने वाले को वोट देंगे और सिर्फ 7% मानते हैं कि आप हराने में सक्षम हैं। देखिए, तो फिर वही बात हो गई योगी की 80 और 20 की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं सर्वे हुआ है, मगर कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन के बाद बहुत से हालात बदल चुके हैं। मेरा एज एक सियासतदान के, पॉलिटिशियन के, मेरा तजुर्बा ये कहता है, जो छोटा मोटा है,
कि चुनाव शुरू होता है कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद, और जब से कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट शुरू हुए, अब दोबारा सर्वे कराकर देख लीजिए, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया एमआईएम का। ये होगा आपका पहले का सर्वे होगा। हमने बंगाल में भी सर्वे कराया था, वहां भी लोग बोल रहे थे कि ओवैसी जी के साथ नहीं जाएंगे और नहीं गए। आपको एक सीट नहीं मिली। एक मिनट, बंगाल में हम सिर्फ पहली मर्तबा 6 सीट लड़े, हमारा किसी से कोई अलायंस नहीं था। हाँ, हमारी वो मौलाना साहब से हम उनके घर गए थे, बातचीत किए थे उनसे, मगर उनसे कोई अलायंस नहीं हुआ। उनसे कांग्रेस का उनसे अलायंस हुआ था। वो मौलाना साहब कांग्रेस और सीपीआई मिले, तो देख लीजिए। ओवैसी साहब, ये सर्वे कल हुआ है, यानी आपके गठबंधन के बाद भी और सीट के अनाउंस होने के बाद भी। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो क्या सर, मेरा सवाल से जुड़ा हुआ ये, तो क्या आपको अच्छा समझते हैं कि आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप जिताने में सक्षम नहीं है या हराने में सक्षम नहीं है बीजेपी को, क्योंकि हरा नहीं सकते तो शायद वोट ना दें। आपका सर्वे कोई कुरान की आयत नहीं है, आपका सर्वे है, और हो सकता है कि टेलीफोनिक सर्वे होगा, और बहुत से अगर इन सर्वों को मान लिया, हमारे रिपोर्टर्स गए थे, टेलीफोनिक नहीं था। एक मिनट, अगर इन सर्वेस को मान लिया जाए तो फिर सरकार कौन बना रहा है, वो भी सर्वे आ रहा है। सरकार कौन बना, वो भी तो सर्वे आ गया ना, वो भी तो बोलिए कौन बना रहा है सरकार। फिर आप पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी से एग्री करते नहीं करते, बीएसपी से पूछ लीजिए, कांग्रेस से पूछ लीजिए। आप लोगों ने सर्वे किया तो आपने तो इलेक्शन ही खत्म कर दिया। नहीं, इलेक्शन कहाँ खत्म किया, वो तो सिर्फ ये सवाल है कि आपको लोग मानते हैं, मुसलमान पब्लिक ये मानती है कि वो बीजेपी को हराने वाले को वोट करेगी, और उसके लिए उन्हें लगता है कि मुफीद पार्टी जो हरा सकती है, जिसका ग्राउंड पर कार्य करता है, एक संगठन है, वो समाजवादी पार्टी। आपको नहीं मान रहा है ऐसा? समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में एक भी आप मुसलमान को टिकट देने से डर गए, क्यों डर गए, वो आप उनसे पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी ने, इनका एक रिकॉर्ड है जो मिस गवर्नेंस की वजह से जो बीजेपी को मौका मिलता बोलने का कि अपीसमेंट, तुष्टीकरण, कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर मैं डेटा प्रेजेंट करूंगा, इनसे पूछ लीजिए कि आपने बीजेपी को क्या किया। और उन मुसलमानों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 2019 को याद रखिए, आपने झोली भर भर के वोट दिया बीएसपी के साथ, नतीजा क्या निकला। हम ये कह रहे हैं कि वोट एमआईएम पार्टी को इसलिए दीजिए ताकि हिस्सेदारी की लड़ाई में आपकी अपनी लीडरशिप पैदा हो सके, आपके कैंडिडेट जीतें, जो विधानसभा में जाकर गूंगे अंधे बनकर ना बैठे नाइंसाफियों के खिलाफ, बल्कि आवाज उठाएं। 2019 मतलब आप भी बलिदान ही मांग रहे हैं ना मुसलमानों से, कि आप बलिदान कर दीजिए, अभी वोट दे दीजिए, भले ही बीजेपी की सरकार बन जाए, आप यही कहना चाहते हैं उनसे? बिल्कुल, हम बिल्कुल एक बार और बलिदान दीजिए ताकि आपकी लीडरशिप खड़ी हो। हम ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की खातिर नहीं, अपने खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर अपने आप को नेता बनाइए और इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए ताकि बीजेपी को रोक सके, दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना बने। अखिलेश यादव और इनका जो अलायंस हुआ है वो नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको। ये भी पूछा जा रहा है असद साहब कि आप जिन बातों को बड़ी प्रखरता से उठाते रहे, जिसमें एक बाबरी का मसला भी था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, उसको भी आप गाहे बगाहे उसका मेंशन करते रहे, अब वो बातें कहीं गायब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या जो ब्रांड आइडेंटिटी है आपकी एआईएमआईएम की, असदुद्दीन ओवैसी की, वो फिलहाल उन्होंने एक तरफ रखी हुई है क्या, और आने वाले दिनों में आपकी ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो डाइल्यूशन तो नहीं हो जाएगा उसका? ब्रांड योगी कैसे बर्बाद हो रहा है बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में पॉवर्टी 29.4% है, इंडिया में 21% है। ब्रांड योगी कैसे बर्बाद हो रहा है देख लीजिए। पर कैपिटा इनकम जो यूपी में 27% था 5 साल पहले, आज 9.23 हो गया। ब्रांड योगी और मोदी कैसे बर्बाद होगा आप देख लीजिए कि यूपी में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट में जो 5 साल पहले 21 था, आज 51% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है। टेक्निकल डिप्लोमा के सर्टिफिकेट 66% है। आप बताइए ये कौन सा ब्रांड की बात कर रहे हैं जो एक एग्जाम नहीं करवा सकते बगैर आज शाम को वो आ रहे हैं सर, उनसे भी पूछूंगा उनके ये पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए। लेकिन सर अभी तो आपसे जवाब चाहिए। देखिए हमारा फिलहाल आपके जो हमारे ब्रांड की फिक्र मत करिए, हमारा ब्रांड सुबह क़यामत तक बरकरार रहने वाला है।
हमारा जो ब्रांड है वो ओरिजिनल ब्रांड फॉर है। द टाइम बीइंग आपने कुछ चीजों को किनारे रखा है। ना, कोई किनारे नहीं रखा। हमारा जो ब्रांड है, हम जैसे आपको दिखते हैं वैसे ही है। हमारे ब्रांड में कहां फर्क है? आपको फर्क नजर आ रहा है? नहीं तो आप क्या समझते हैं? आप जो बात कहते रहे कि राम मंदिर बनने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में अभी इस वक्त आपकी सोच क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। ये जस्टिस जे.एस. वर्मा, जिनको बाज लोग बड़ा बेहतरीन जूरिस्ट और जज मानते हैं, उन्होंने कहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना तो पड़ेगा ना। तो यहां पर राम मंदिर के बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रमुखता से बातें कहती है लोगों के बीच में, तो आप ये बातें कहेंगे ना लोगों के सामने जाकर कि ये चैलेंजेबल है और ये कभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो क्रिमिनल सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि कोई मुलविस नहीं है, आप अपील क्यों नहीं करते? अपील तो करना चाहिए ना, रूल ऑफ लॉ के तहत आपको, सरकार को। नहीं, फिर ओवैसी साहब की तकरीरों से मुद्दा गायब तो- अरे सुन तो लीजिए आप। अभी तो असल मुद्दे पे आप आए, आपके टीआरपी के, सुन लीजिए। हाँ। तो आपने मक्का मस्जिद का बॉम्ब ब्लास्ट, आपने अपील नहीं करते उसमें। ये ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, आप उसमें अपील नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? आप तो टेररिज्म को कुचलना चाहते हैं ना, तो कुचलिए ना, अपील तो करिए। फिर किसने किया? यही तो हमारा मुद्दा है, यही तो हमारा आपके सवाल है। साथ बाबू सिंह कुशवाहा या आपके दूसरे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं, जो जाति के ताल्लुक से कुछ भी हो लेकिन धर्म के ताल्लुक से हिंदू हैं, बिल्कुल उन है। सबके लिए आपका संदेश क्या है? राम बिल्कुल मंदिर है। के मुद्दे पर आपका संदेश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, जस्टिस वर्मा ने ये कहा था। देखिए, जस्टिस वर्मा जो ने कहा था वो तो ऑन रिकॉर्ड कहा था। बाबू सिंह कुशवाहा अपने मजहब पर चलेंगे, उसमें कौन रोक रहा है? पर चलना भी चाहिए। क्या बाबू सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि बस मेरा ही मजहब की डोमिनेशन चलेगा, दूसरा कोई नहीं चलेगा? नहीं कहते हैं। क्या वामन मिश्राम साहब इस बात को कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। कौन मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा है? कौन प्रमोट कर रहा है? कौन इस तरह की नफरत पैदा कर रहा है? अच्छा, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हस्तिनापुर को कृष्णा सर्किट में क्यों शामिल नहीं किया आपने? वो भी तो एक तारीखी जगह है, आपने नहीं शामिल किया उसको। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं ओवैसी साहब, फिर आपकी तकरीरों में वो मुद्दा है? क्योंकि तकरीरों में मुद्दा गायब रखा जब तकरीर होगी तो टीवी 9 पे लाइव दिखाइए, मजा आ जाएगा। जब हमारी भी टीआरपी बढ़ेगी। अभी नहीं, अभी तो से तकरीरें हम अरे देख रहे हैं, ओवैसी उसमें साहब, गायब है ये मुद्दा इस समय। अरे सुनिए ना, अब हम क्या बोलेंगे, आपको क्यों कहेंगे? बोलेंगे जरूर, जब आपको उसमें अच्छा, मजेदार एक बात बताइए तो इस्तेमाल असद करिए। सर, एक बात बस एक मिनट में मैं फ्री करता हूँ असद जी को, फिर आप बात कर लीजिएगा मेरी तरफ आप से। दोनों ही लड़ रहे हैं हमसे। नहीं, मैं तो उनसे इजाजत मांग हाँ, रहा पूछ था। लें, और पूछ हम लोगों के बीच में ठीक ठाक ट्यूनिंग है। अच्छा है, चिंता अच्छा, मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये बताइए कि ये AIMIM में जो मुस्लिमीन है, ये क्या सेकुलर ठप्पा देता है क्या आपकी सोच को, आपकी पार्टी को? देखिए, आप ये सवाल करने से पहले मैंने पहले भी हम आपके बाजू जो बैठे थे, हमने उनको कैमरा पर भी, ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी उनको समझाया और बोला, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है तो पहली शर्त ये होती है कि उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। ये पहली शर्त है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब रहा सवाल नाम का, अकाली दल, शिवसेना, AIADMK, DMK, TRS, TDP, ये सब क्या है भाई? ये क्या है बताइए? मैं तो आपसे आपकी पार्टी के विषय हाँ, में बात करूंगा, उनसे उनसे बात करूंगा। हाँ, तो पूछ लीजिए। हमारी पार्टी में हम भारत के संविधान को मानते हैं और मानते रहेंगे। अच्छा, तो आप हमेशा कहते हैं ये बात, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप कहते हैं, उसमें सेकुलरिज्म का जो उल्लेख है उसकी बात करते हैं। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्यमंत्री के बनाए जाने को लेकर क्या व्यवस्था है सर? कैसे बनता है एक मुख्यमंत्री? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि जो पार्टी मेजॉरिटी लाती है उसी का वो पार्टी तय करती है किसको बनाया जाए। विधायक चुने जाते हैं, हाँ। विधायक दल अपना नेता चुनता है, हाँ। और वो मुख्यमंत्री बनता है। बिल्कुल। तो सर, आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि 2.5 साल बाद ये आदमी पसंद नहीं रह जाएगा विधायकों की? तो वो हमारा घर का मामला है ना, आपको क्यों फिक्र उसकी? नहीं सर, अरे भाई, जैसा अब देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन से घर का मामला हो गया सर। सुनिए, आज जैसा कि 9 PM का एंकर कौन रहेगा,
6 बजे का कौन रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का मामला नहीं है सर, ये 9 PM का एंकर, 6 बजे का एंकर। कॉन्स्टिट्यूशन का भी मामला ये नहीं है कि पार्टी किसको बनाएगी नहीं बनाएगी। जो पार्टी के पास, जो ग्रुप के पास मेजॉरिटी होगी वो तय करेगी, और गवर्नर को उसको सुनना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके पास आपका सीओ तय करता है कि आप 9 बजे चलाएंगे या हमारी बहन चलाएगी। नहीं होगा ना, ये तो ऐसा ही होता है। ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा होता है ना। उसके बाद आप तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने दिनों तक होगा सर? हम कोई नहीं तय करने वाले हैं। हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने मिलकर इस बात को तय किया है कि 2.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता अगर हमको अपने वोट से, आशीर्वाद से नवाजेगी तो बाबू सिंह कुशवाहा इसके पहले मुख्यमंत्री होंगे, और इसके 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुसलमान भी होगा, और 2.5 साल के बाद फिर यही भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बैठेगा, और हमने जो वादा किया उत्तर प्रदेश जनता को कि एक दलित को बनाएंगे, तो ये तो घर का बात है ना। इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? चलिए घर का मामला है, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा बाहर रहेंगे। बाहर रहेंगे क्योंकि उनको बहुत सारे मामलों में अभी तक जमानत नहीं मिली, कुछ में मिल गई है, कुछ में नहीं मिली है, तो बाहर रहेंगे तब तो मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे इंशाल्लाह बाहर ही रहेंगे, आजाद रहेंगे, और इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि जितने केसेस हैं वो सबसे बरी हो जाएंगे, वो बिल्कुल बरी होंगे। ये यकीन किस आधार पर? मुझे यकीन है भारत के कोर्ट्स पर, और वो इनसे इंसाफ करेंगे बाबू सिंह कुशवाहा। ओवैसी साहब, जब अब आखिरी बार पिछली बार सत्ता सम्मेलन के मंच पर आए थे तब यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो चुकी थी। आज जब आप आए हैं तब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। कौन किया? नहीं, मैं आपसे सवाल, मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, कौन किया? मेरा पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। कौन सी पार्टी? उसमें समाजवादी भी हैं, बीजेपी है। नहीं, डरिए मत, नाम बोलिए। मैं डर नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए सर। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना, पाकिस्तान और इन मुद्दों पर होगा, या बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर होगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव किसान की बर्बादी, उत्तर प्रदेश का चुनाव नौजवानों की बेरोजगारी, उनका मुकद्दर बन गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव कोविड के सेकेंड वेव में गंगा में बहती हुई लाशें, जिसको योगी सरकार ने उनको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामाजिक न्याय सही मानों में कमजोरों को उनका हिस्सा मिले, उस पर होगा। ये मुद्दों पर होगा। अब जिसको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, मुझे नहीं मालूम कि यहां पर क्यों पाकिस्तान को लेकर है। मेरी जबान से तो नहीं निकला, मगर दूसरों की जबान से निकलता है तो लगता है कि कुछ ऑर्गेनिक कनेक्शन है इनका पाकिस्तान से। अच्छा, जो दिक्कत नहीं आता कि पाकिस्तान इनको ख्वाब में भी नजर आता, दिन में भी नजर आता, उठते बैठते नजर आता। हमको तो 47 के बाद पाकिस्तान नजर ही नहीं आता हमको। ओवैसी साहब, इस पे मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। आज अखिलेश जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि मुझे मिसकोट किया गया है। मैंने पाकिस्तान का रेफरेंस पॉइंट दिया था चीन के लिहाज से, उनको मिसकोट किया गया है। हाँ। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो मिसकोट को भी बीजेपी पिक करती है और उसको वहां पे अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपसे एक से सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं, जो यूपी का मुसलमान है, जब उसके सामने पाकिस्तान का रेफरेंस आता है, तो आप उसको बखूबी जानते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है? वो पाकिस्तान को कितना रिलेट करता है, या ये जो स्पिन डॉक्टर्स वाला काम चल रहा है, ये कितना वहां पर अपील करता है? तो यही सवाल आपको अपने सर्वे में पूछना चाहिए था। आपको ये सवाल उस सर्वे में पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान, और जब जिन्ना की बात पूछी जाती है तो क्या ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, नहीं होगा? आपने अच्छा आइडिया दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। और दूसरी बात यह कि अखिलेश को आपके जैसे टीचर की जरूरत है, आपके जैसे मेंटोर की जरूरत है। नहीं। वो मैं सही कह रहा हूं। नहीं, आप यहां पर पर्सनल बोल रहे हैं। मैं फ्रिवोलस तरीके से नहीं बोल रहा हूं। सवाल कुछ और है। आप देखिए, आप इसको थोड़ा सा लाइटली लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा एक सीरियस इशू पर है कि यूपी का जो मुसलमान है, आपने अच्छा आइडिया दिया, हम सर्वे करा लेंगे। यूपी का जो मुसलमान है, जब उसको पाकिस्तान से रिलेट किया जाता है, या जब पाकिस्तान का इशू यहां पर थोपा जाता है, तो वो इसको चिढ़ता है, इसको पसंद करता है, इससे नफरत होती है। क्या होता है इसका इंपैक्ट? मुसलमानों को कोई वास्ता ही नहीं है पाकिस्तान से, भारत के। हम तो इंडियन बाय चॉइस हैं, जो आप नहीं हैं। मैं इंडियन बाय चॉइस हूं, आप बाय बर्थ हैं। मेरे पास दो हैं, मैं बाय बर्थ भी इंडियन हूं, बाय चॉइस भी हूं। हम तो रिजेक्ट कर दिए जिन्ना के पैगाम को। भाई अखिलेश यादव को जिन्ना का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये हमको समझ में नहीं आज तक। भारत के उत्तर प्रदेश छोड़िए, भारत के किसी भी मुसलमान को
1947 में जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया, हम उस फैसले पर कायम हैं आज भी और रहेंगे कल भी। हमको क्या करना है, वहां क्या हो रहा है, ये क्यों लेते हैं नाम। और आप यकीन सही कह रहे हैं, इसको हैंडल दिया गया बीजेपी को इस्तेमाल करने के लिए। 4-5 दिन तक वही चलता रहा। फिर उसके बाद इन्होंने हैंडल दे दिया पंजाब में मोदी की प्राइम सिक्योरिटी का। आप टीवी 9 पर 3 दिन चला, मैं खुद देखा, वही शो चल रहा था प्राइम टाइम पे। आपने फिर कुछ कह दिया, फिर उनको हैंडल दे दिया। भाई समाजवादी यही तो करती है ना, यही तो हमारी इनसे मुखालिफत है कि हमारे रोजगार के मुद्दे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मुद्दे, हिस्सेदारी की लड़ाई, मुसलमानों की इज्जत की लड़ाई, मुसलमानों को आप बात ही नहीं करते। आप क्या कहना चाह रहे हैं, समाजवादी जानबूझ के बीजेपी को ऐसे इश्यूज दे रही है? यकीनन करती है। नहीं, मैं फिर से मैं एलिगेशन, समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाजवादी जानबूझ के बीजेपी को टेक ओवर देती है कुछ चीजों को। जब समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट ये कहते हैं, ये कोई समाजवादी का कोई छोटा मोटा मुस्लिम नेता ने नहीं कहा बात, ये समाजवादी के प्रेसिडेंट ने बात कही है, तो उन्होंने एक जिम्मेदारी उनकी है ना। ये आप बोले हैं, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको नहीं मिसकोट किया गया। कहां मिसकोट किया गया भाई? आपने जो बोला जबान से वो देश ने सुन लिया। नहीं, केवल समाजवादी नहीं है इसमें। ओवैसी साहब सुनिए, अभी हम जब बात कर रहे हैं, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने एक संस्था के मंच से बोला कि भारत में असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है, मोदी सरकार में बहुत ज्यादा नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलने की कोशिश हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस संस्था के मंच से उन्होंने ये बोला, उस संस्था पर आरोप लगते हैं आईएसआई से फंडिंग के, उस संस्था पर आरोप लगते हैं पाकिस्तान से जुड़े होने के, भारत में दंगा कराने के। मेरा सवाल सर, प्लीज मेरा सवाल सुनिए। आप जब हामिद अंसारी साहब की बात कर रहे हैं, सर मेरा सवाल तो सुनिए। नहीं सुनिए, मैं आप जवाब दूंगा जी। हामिद अंसारी साहब इस देश के 2 मर्तबा वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हामिद अंसारी साहब इस देश के आईएफएस के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और यूनाइटेड नेशन में भारत की तर्जुमानी करे हैं। मैं हरगिज आपकी इस बात को तैयार सर, मेरा सवाल नहीं पूरा होने दिया। मैं कबूल करने के नहीं सर, आप हामिद अंसारी के बारे में इस तरह उंगलियां नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं इसको मानने नहीं सर, मैं रिजेक्ट करता हूं। हामिद अंसारी एक देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। आप नहीं जानते, सुनिए, आप नहीं जानते हामिद अंसारी के पूर्वज मुख्तार अंसारी कौन थे? बिल्कुल जानता हूं, गलत पर अंसारी रोड भी है। नहीं, गलत है। सुनिए सर, मेरा सवाल हामिद अंसारी साहब के बारे में नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या हम मोदी विरोधी या देश विरोध में कैरिड अवे हो जाते हैं और पाकिस्तान के एजेंडे पर आ जाते हैं? आप इस तरह सवाल करके उत्तर प्रदेश के और भारत के मुसलमानों को शक की सुई तरफ कर रहे हैं। आप इस तरह के सवाल करके हामिद अंसारी को ये बताना चाह रहे हैं कि देशभक्त नहीं है, बड़ा सरासर गलत बात है। हामिद अंसारी जिंदगी भर अपनी भारत की मकबूलियत के लिए, भारत को ताकतवर बनाने के लिए लगाई है। और हामिद अंसारी पर इस तरह का सवाल करना बहुत गलत है, नाजेबा है, इसको आपके साथ नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या सरकार विरोध में हम इतने कैरिड अवे तो नहीं हो जाते कि हम देश विरोधी ताकतों की पिच पर खेलने लग जाए? क्या है हामिद, देखिए फिर आप हामिद अंसारी पर शक कर रहे हैं। आप हामिद अंसारी पर शक क्यों कर रहे हैं, जो देश का 2 वक्त का वाइस प्रेसिडेंट, जो अपनी जिंदगी 40 साल की जिंदगी डिप्लोमेटिक सर्विस में भारत के झंडे को उठाता रहा, आज उस पर आप, उनके खानदान ने भारत की जंग आजादी में इतनी कुर्बानियां दी। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जवाब दूंगा तो आपका शक जो है उसको साबित करने की आप कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। हामिद अंसारी एक देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ओवैसी साहब, इससे जुड़ा एक, इसको अगर दूसरी तरह से पूछा जाए, जो अभी जिक्र हो रहा है अखिलेश यादव का कि उन्होंने बयान दिया, एक जिन्ना को लेके बयान दिया, फिर एक और बयान दिया जिसको एक अलग तरह का, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि स्पिन देने की कोशिश की गई। वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्या उनको लगता है ये बयान देने से उनको मुस्लिम वोटर मिल जाएगा, मुसलमान वोटर उनको वोट कर देगा? क्या ऐसा सोचते हैं वो, और क्या ऐसा होता है? मैडम, इनका जहन ये है कि मुसलमान हमको छोड़ के कहां जाएगा, उत्तर प्रदेश का कोई विकल्प ही नहीं है। इनको दबाओ, इनको रुस्वा करो, इनको कहो दरी बिछाओ, इनको घर बुलाकर फोटो लेकर फिर उनको फेंक दो और फिर बुलाओ, फिर फोटो लो, ये कहीं पर नहीं जाएगा, ये हमारे घर पर पड़ा रहेगा। इसीलिए कहते हैं ये इनका माइंडसेट है। अब इनको पता चल जाएगा इस चुनाव के बाद कि ये जो इनकी गुरूर और तकब्बुर और इनके जो महलात बने हुए ना दिमाग के, सब चुकना शुरू हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने सोच समझ कर ये बयान दिया, और ये बयान जब उन्होंने दिया तो वो स्पिन नहीं किया गया, उन्होंने दिया ये बयान जिन्ना और ऑन रिकॉर्ड कहा ना उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड टीवी पर आपने दिखाया, आप लोगों ने कई डिबेट्स किए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उस बात को कही।
हमको क्या करना है उससे? एक बात, एक उत्सुकता मेरी बाकी रह गई है आपसे। नहीं, आप वो पूरी, ये आज आप बाबू सिंह आज आप पूरी खत्म कर लीजिए, कोई बाकी मत रखिए। अभी की खत्म हो रही है, आगे की गारंटी मेरी नहीं है। अरे तो फिर आ जाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा आपके साथ आए तो लोग ये समझना चाहते हैं कि खुद आप कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए अस्पृश्य हूं, अनटचेबल हूं, तो ये भी नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला मामला रहा क्या? इनका लास्ट चॉइस दूसरे सर, बस इसी में जोड़ दे। पार्ट 1 सुन लीजिए। पार्ट 1 का जवाब ये है कि हमारी इनसे पिछले 2-2.5 महीने से बातचीत चल रही है, और जब हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे उस वक्त भी जनाब शौकत साहब और हमारे पार्टी के लीडर बाबू सिंह साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि नाना नहीं है, हाँ ही चल रहा है शुरू से। अच्छा पर सर, वो बीजेपी से बात कर रहे थे तब? ना नहीं कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा वो जब कहा। ना ठीक है सर, लास्ट उसका बी पार्ट सुन लीजिए। पार्ट बी बोलिए। पार्ट बी है ये है कि आपने अभी कहा कि योगी जी में और अखिलेश जी में कोई फर्क नहीं है। बाद के सिनेरियो में सर, अगर तमाम थिंकिंग अलाइक पार्टीज साथ में आना चाहती हैं, सेकुलर पार्टीज, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप उस जमात का हिस्सा होंगे? देखिए सर, इसका मुझे तो नॉलेज ऑफ वन सीन नहीं है, ना मैं हाथ की लकीरों को देखकर या आसमान के सितारों को देखकर या मेरी जन्म कुंडली को देखकर कुछ बात कह सकता हूं। जब दोनों को आपने एक जैसा बता दिया तब तो आपको अभी ये बोलना चाहिए कि मैं उनके साथ नहीं जाऊं। तो लीजिए ना, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट भी नहीं हूं इत्तेफाक से। 10 तारीख के बाद ये सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि 10 तारीख के दिन जब नतीजे आ जाएंगे, आप हमको बुला लीजिए, आ जाएंगे आपके प्राइम टाइम पर हम। ओवैसी साहब, मैं यहां पर बस यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ अलग लेकर आए, एक्स फैक्टर, तो अब देखते हैं वो कितना कामयाब होता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि ओवैसी साहब की जो अपील है यहां के मुस्लिम वर्ग में या ओबीसीज में जो इनका अलायंस है उसमें कितनी होगी। खैर, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी अलग अलग सेशंस जारी हैं, कहीं मत जाइए।